राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, जब आप अपने सबसे बड़े योद्धा की पीठ में छुरा घोंपते हैं तो आप सिर्फ युद्ध नहीं हारते, आप अपना भविष्य हार जाते हैं। 4 मई 2026 की वो शाम तमिलनाडु भाजपा के लिए सिर्फ एक हार नहीं है, ये उस रणनीतिक आत्महत्या का अंतिम प्रमाण है जिसकी पटकथा आज से ठीक 1 साल पहले अप्रैल 2025 में लिखी गई थी। जिस इंसान ने द्रविड़ किलों की ईंटें हिला दी थी, जिसने भाजपा को 3% से उठाकर 11% के शिखर पर पहुंचाया था, उसे ऐन मौके पर गठबंधन की वेदी पर चढ़ा दिया गया। दिल्ली के एसी कमरों में बैठे चाणक्यों को लगा कि शॉर्टकट से सत्ता मिल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तमिलनाडु बैसाखियों को नहीं, सिंघम को चुनता है। आज सच्ची तस्वीर पर हम पीछे मुड़कर देखेंगे उस मलबे को जिसे दुनिया मिशन दक्षिण की सबसे बड़ी विफलता कहेगी। आज कहानी उस सेनापति की जिसे दुश्मन नहीं हरा पाए, लेकिन अपनों के शतरंज ने मात दे दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जो दिल्ली की फाइलों में दफन कर दिया गया था। राजनीति में एंट्री बहुत लोग लेते हैं, लेकिन ग्रैंड एंट्री किसी किसी की होती है। साल 2021 जब तमिलनाडु की राजनीति का मतलब था 2 परिवारों का साम्राज्य और एक ऐसी विचारधारा जो खुद को इनविंसिबल मानती थी। वहाँ भाजपा क्या थी? एक ऐसी पार्टी जिसे हिंदी बेल्ट का पराया पौधा मानकर हर चुनाव में उखाड़ फेंक दिया जाता था। लेकिन फिर खाकी वर्दी का रौब और सिंघम की साख छोड़कर एक नौजवान मैदान में उतरा। लुटियंस के पत्रकारों और चेन्नई के पुराने राजनेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा ये कल का लड़का, ये कुथुकुटी पेरियार की धरती पर भगवा कैसे लहराएगा। लेकिन वो भूल गए कि अन्नामलाई राजनीति करने नहीं, पॉलिटिकल वॉरफेयर करने आए थे। उन्होंने वो किया जो पिछले 50 साल में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने द्रविड़ राजनीति के कोर पर हमला किया। उन्होंने बताया कि जिस सोशल जस्टिस के नाम पर ये पार्टियां चलती हैं, वो असल में सोशल बिजनेस है। जब उन्होंने डीएमके फाइल्स जारी की तो वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे। DMK files, we have released a set of tapes to say how DMK has manipulated the whole process. वो स्टालिन परिवार के उस अजय कवच पर दागा गया पहला गोला था। अन्नामलाई ने पहली बार ये नैरेटिव सेट किया कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा चोरी करना नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के युवाओं का भविष्य चोरी करना है। Whole administration is corrupted because there is no single leader there. 2021 से 2024 के बीच अन्नामलाई ने भाजपा को डिफेंसिव से वॉरियर पार्टी बना दिया। सेकंड फाइल இரண்டாவது ஃபைலினுடைய நோக்கம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது முதல் ஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் पहले भाजपा सफाई देती थी, अब डीएमके सफाई देने लगी थी। उन्होंने सनातन धर्म के अपमान को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। जब उदयनिधि स्टालिन ने जहर उगला तो अन्नामलाई ने उसे तमिलनाडु की अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा राष्ट्रवादी अपनी संस्कृति के लिए कोड़े खाने से भी नहीं डरता। 11.2% का वो वोट शेयर सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो उन लोगों का मौन विद्रोह था जो द्रविड़ राजनीति के घुटन भरे माहौल में सांस नहीं लेना चाहते थे। अन्नामलाई ने भाजपा को तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। उन्होंने कोयम्बटूर में दिखा दिया कि बिना किसी बड़ी बैसाखी के भी एक सिंघम अकेले पूरे सिस्टम को पसीना ला सकता है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी बन गई। उन्होंने एक ऐसी स्वतंत्र सेना खड़ी कर दी जो न किसी गठबंधन की मोहताज थी और न किसी पुरानी परंपरा की। उन्होंने भाजपा को द्रविड़ विकल्प बना दिया था। क्या अन्नामलाई का ये बेखौफ अंदाज उन लोगों को खटकने लगा था जो राजनीति को सिर्फ सीटों के गणित से देखते हैं? क्या उनकी इस लोकप्रियता ने उनके चारों ओर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया था जिसके बारे में उन्हें खुद अंदाजा नहीं था? राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, जब सेनापति मैदान जीत रहा होता है तब अक्सर दिल्ली के महलों में उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही होती हैं। अप्रैल 2025 की वो घुटन भरी दोपहर जब अन्नामलाई जमीन पर द्रविड़ किले ढा रहे थे, तब दिल्ली के एसी कमरों में गठबंधन की खिचड़ी पकाई जा रही थी।
दिल्ली में बैठे उन चाणक्यों को लगा कि 2026 की सत्ता का रास्ता संघर्ष से नहीं बल्कि शॉर्टकट से होकर जाता है। AIADMK, जिसने जयललिता के बाद अपना वजूद खो दिया था, उसने एक शर्त रखी। शर्त थी अन्नामलाई को हटाओ तभी साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अन्नामलाई ने सिर्फ DMK के घोटाले नहीं खोले थे, उन्होंने AIADMK के पुराने पापों की फाइलें भी झाड़ दी थी। वो 1 लाख करोड़ का ग्रेनाइट घोटाला हो, कोडानाड एस्टेट मामला हो या फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला, अन्नामलाई हर उस चेहरे पर प्रहार कर रहे थे जिसने तमिलनाडु को लूटा था। अप्रैल 2025 में जब दिल्ली ने अन्नामलाई के अग्रेसिव स्टाइल पर लगाम लगाने का फैसला किया तो उन्होंने सिर्फ एक नेता को पीछे नहीं खींचा, उन्होंने तमिलनाडु के उस करोड़ों युवाओं के भरोसे का भी गला घोंट दिया जिन्हें लगा था कि इस बार भाजपा समझौता नहीं करेगी। लुटियंस की उस शतरंज में प्यादा तो अन्नामलाई को बनाया गया, लेकिन हार पूरी पार्टी की तय हो गई। रणनीतिकारों ने कागज पर जोड़ घटाव किया। उन्होंने सोचा 11% हमारा, 20% उनका, मिल गए 31%, हम तो जीत गए। लेकिन वो भूल गए कि राजनीति गणित नहीं केमिस्ट्री है। जैसे ही आपने अपने योद्धा की पीठ में छुरा घोंपा, आपकी केमिस्ट्री जहर बन गई। कट्टर समर्थक जो अन्नामलाई के लिए घर से निकल रहा था, वो पुराने सिस्टम के साथ हाथ मिलाते ही घर बैठ गया। क्या उन चंद सीटों के लालच में भाजपा ने अपनी आत्मा नहीं बेच दी? क्या दिल्ली का वो अहंकार इतना बड़ा था कि उन्हें जमीन की ये चीख सुनाई नहीं दी? अप्रैल 2025 भाजपा के इतिहास में ये तारीख उसी तरह दर्ज होगी जैसे क्रिकेट में किसी सेट बल्लेबाज को 99 पर रिटायर्ड हट कर दिया जाए ताकि कप्तान का पसंदीदा खिलाड़ी क्रीज पर आ सके। दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया था। अन्नामलाई को संगठन के काम का बहाना देकर पीछे धकेला गया और मंच पर जगह दी गई नयनार नागेंद्रन को और उनके पुराने चेहरों को जो द्रविड़ राजनीति के साथ उठना बैठना जानते थे। तर्क दिया गया कि हमें अनुभवी खिलाड़ी चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो द्रविड़ दलों की भाषा समझें। लेकिन दिल्ली ये भूल गई कि तमिलनाडु का ये युवा भाजपा के पास इसलिए नहीं आया था कि उसे द्रविड़ दलों जैसी भाजपा चाहिए थी। वो इसलिए आया था क्योंकि उसे एक विद्रोही दिखा था जो सिस्टम को चुनौती दे रहा था। जैसे ही आपने अन्नामलाई को हटाया, आपने भाजपा का एज खत्म कर दिया। नयनार नागेंद्रन एक सुलझे हुए नेता हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो डिसरप्टर वाली आग नहीं थी। जहां अन्नामलाई कट्टर राष्ट्रवाद और सनातन की बात सीना ठोक कर करते थे, वहां एक नया नेतृत्व सॉफ्ट और बैलेंस राजनीति करने लगा। नतीजा, भाजपा रातों रात एक ऑल्टरनेटिव फोर्स से गिरकर फिर से एक सेकेंडरी अलायंस पार्टनर बन गई। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऐसे टूटा जैसे ताश का महल। जो युवा अन्नामलाई की एक आवाज़ पर जेल जाने को तैयार थे, वो इस समझौते वाली राजनीति से ठगा हुआ महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि दिल्ली ने उन्हें फिर से उस द्रविड़ चंगुल में धकेल दिया है जिससे वो आज़ादी चाहते थे। आपने सोचा कि चेहरा बदलने से सिर्फ रणनीति बदलेगी, लेकिन हकीकत में आपने अपना भरोसा ही खो दिया। राजनीति में जनता ओरिजिनल को चुनती है, फोटोकॉपी को नहीं। जब भाजपा ने खुद को AIADMK की परछाई बनाना स्वीकार किया तो तमिलनाडु की जनता ने असली द्रविड़ विकल्प तलाशना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुई भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की प्रक्रिया। पॉलिटिक्स का एक ही रूल है, मैदान कभी खाली नहीं रहता। अगर आप अपनी जगह छोड़ेंगे तो कोई ना कोई उसे भरने जरूर आ जाएगा। भाजपा के दिल्ली वाले चाणक्यों ने सोचा था कि अन्नामलाई को हटाकर वो अपने समर्थकों को AIADMK की झोली में डाल देंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि 2026 का तमिल युवा गुलाम नहीं था जिसे आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही भाजपा ने अप्रैल 2025 में आत्मसमर्पण किया, अन्नामलाई का वो कट्टर राष्ट्रवादी और एंटी करप्शन वाला युवा वोटर अनाथ हो गया। उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सिस्टम को चुनौती दे सके। और उसी वक्त एंट्री हुई थलपति विजय की। उनकी पार्टी TVK ने वही पिच कब्जा ली जो अन्नामलाई ने 4 साल तक अपना खून पसीना बहाकर
तैयार की थी। ये आंकड़ा देखिए और माथा पीट लीजिए। जो 11% वोट अन्नामलाई ने 2024 में कमाया था, वो 2026 में भाजपा के पास नहीं रहा। वो सारा का सारा एंग्री यूथ वोट जोसेफ विजय की झोली में चला गया। क्यों? क्योंकि विजय ने वही बातें कही जो अन्नामलाई कहते थे। भ्रष्टाचार का विरोध, नई राजनीति और द्रविड़ साम्राज्य को चुनौती। ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी आयरनी है। भाजपा ने अन्नामलाई को इसलिए किनारे लगाया ताकि वो AIADMK के साथ मिलकर पुराने स्टाइल की राजनीति कर सके, लेकिन जनता ने भाजपा को ही किनारे लगा दिया। अन्नामलाई ने 4 साल तक जमीन को उपजाऊ बनाया, द्रविड़ दलों के खिलाफ माहौल गर्म किया, और जब इनकलाब का वक्त आया तो भाजपा ने अपने सेनापति को ही वापस बुला लिया। नतीजा, जोसेफ विजय ने आकर खाली पड़ी पिच पर छक्का मार दिया। 2026 में TVK की 108 सीटें भाजपा के उन रणनीतिकारों के मुंह पर एक तमाचा थी जिन्होंने सोचा था कि राष्ट्रवाद को वेंटिलेटर पर पड़े गठबंधन के लिए कुर्बान किया जा सकता है। आपने अपना अस्तित्व खो दिया और जोसेफ विजय को एक महानायक बना दिया। क्या दिल्ली को अब समझ आया कि तमिलनाडु में भाजपा की लड़ाई सीटों के लिए नहीं, विश्वसनीयता के लिए थी, और आपने उस विश्वसनीयता को ही एक ऐसे गठबंधन के लिए बेच दिया जिसने आपको 2026 में तमिलनाडु से गायब कर दिया। जब कोई डॉक्टर किसी लाश का पोस्टमार्टम करता है तो वो ये नहीं देखता कि मरने वाला कितना अमीर था, वो ये देखता है कि मौत का असली कारण क्या था। मई 2026 में तमिलनाडु भाजपा के साथ जो हुआ वो कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, वो एक रणनीतिक आत्महत्या थी। और इस आत्महत्या के गवाह थे ये आंकड़े जो भाजपा चाणक्यों को हमेशा डराएंगे। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अन्नामलाई क्रीज पर थे तो भाजपा ने राज्य में अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था। करीब 40 लाख वोटरों ने सीधे कमल के निशान पर बटन दबाया था, लेकिन 2026 में यह आंकड़ा गिरकर मात्र 10 लाख के आसपास सिमट गया। यानी आपने 2 साल में 75% वोटर खो दिए। क्यों? क्योंकि आपने उस ब्रांड को ही खत्म कर दिया जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे थे। 234 सीटों के इस महासंग्राम में भाजपा के हाथ लगी सिर्फ एक सीट, वो भी सिर्फ 900 वोटों के मामूली अंतर से। सोचिए, जिस पार्टी ने मिशन 2026 और अपना मुख्यमंत्री का सपना देखा था, वो आज एक नगरपालिका चुनाव जैसे अंतर से अपनी इज्जत बचा रही थी। ये हार नहीं थी, ये तमिलनाडु की जनता द्वारा दिया गया सीधा गेट आउट का जनादेश था। चलिए दिल्ली के उन रणनीतिकारों के तर्क को कुचलते हैं जिन्होंने कहा था कि गठबंधन से भाजपा को ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने सोचा कि AIADMK का 20% वोट भाजपा में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? गठबंधन ने भाजपा के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का काम किया। AIADMK का कट्टर समर्थक अपने पुराने घर में रहा, लेकिन भाजपा का वो नया राष्ट्रवादी युवा जो द्रविड़ राजनीति से नफरत करता था, वो भाजपा को समझौतावादी पार्टी मानकर घर बैठ गया। तब फिर जोसेफ विजय की ओर मुड़ गया। आपने सोचा था कि आप सिस्टम का हिस्सा बनकर चुनाव जीतेंगे, लेकिन तमिलनाडु ने आपको सिस्टम का शिकार बना दिया। यहाँ पर आपने अपनी हार्डकोर राष्ट्रवादी पहचान खो दी। आपने अपना सबसे बड़ा धारदार हथियार खो दिया, और बदले में आपको क्या मिला? 0। 2026 का परिणाम साफ कहता है, दक्षिण में भाजपा की जीत का रास्ता समझौतों के गलियारे से नहीं, बल्कि संघर्ष की तपती सड़कों से होकर जाता है। जब तक अन्नामलाई लड़ रहे थे, भाजपा बढ़ रही थी। जैसे ही भाजपा ने बैसाखी थामी, वो अपाहिज हो गई। 2026 के इस मलबे के नीचे एक सवाल दफन है। क्या ये अन्नामलाई का अंत है या एक नए अध्याय की शुरुआत? आज जब हम इस राजनीतिक आत्महत्या का विश्लेषण कर रहे हैं तो एक बात साफ है, भाजपा ने तमिलनाडु में सिर्फ चुनाव नहीं हारा, उन्होंने अपना भरोसा खोया है। दिल्ली के रणनीतिकार अब शायद अपनी पुरानी फाइलों को फिर से खोलेंगे। वो शायद समझ गए होंगे कि तमिलनाडु के द्रविड़ किले को गिराने के लिए गठबंधन के फेविकोल की नहीं, बल्कि अन्नामलाई के हथौड़े की जरूरत है।
2026 की यह हार एक सबक है। विचारधारा को जब आप संख्या बल बढ़ाने के लिए गिरवी रखते हैं तो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करता। अन्नामलाई अभी केवल 41 साल के हैं। राजनीति में ये उम्र किशोर अवस्था मानी जाती है। 2026 की यह हार उनके लिए एक विश्राम हो सकती है, लेकिन अंत नहीं। जैसा कि उनके कट्टर समर्थक आज भी कहते हैं, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो डरता नहीं है, वो ऊंची छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। 2029 का रास्ता अब फिर से वहीं से शुरू होगा जहां 2024 में छूटा था। सिर्फ संघर्ष, सिर्फ राष्ट्रवाद और सिर्फ अन्नामलाई। सवाल अब अन्नामलाई से नहीं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से है। क्या 2029 में भी आप वही गठबंधन का शॉर्टकट अपनाएंगे या फिर उस योद्धा को मैदान में वापस लाएंगे जिसने उसे अपने खून और पसीने से सींचा था? क्योंकि याद रखना, सच्ची तस्वीर ये है कि बिना सेनापति के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता और बिना विचारधारा के कोई साम्राज्य नहीं टिकता। तो दोस्तों, ये था 2026 का वो काला सच जिसे भाजपा शायद कभी स्वीकार न करे। क्या आपको लगता है कि अन्नामलाई को हटाना भाजपा की सबसे बड़ी भूल थी? क्या आपको लगता है कि जोसेफ विजय ने वही किया जो भाजपा को करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही वो सच्ची तस्वीर है जो सत्ता के उन बंद गलियारों तक पहुंचती है। अगर आपको हमारी ये डीप रिसर्च पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और सच्ची तस्वीर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।